हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आई होप आप सब लोग नोट्स लेके बैठे होगे दोस्तों। अगर नोट्स लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आप एक एक प्रश्न को अपनी नोट्स में नोट करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारे इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेता है यदि उसकी चाल वास्तविक चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि एक हवाई जहाज है या 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे का समय कम लेता है। 1 घंटे का समय कम लेता है यदि इसकी जो स्पीड है, इसकी इनिशियल स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने कहा है कि एक हवाई जहाज है 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे का समय कम लेता है। अगर इसकी चाल, इसकी वास्तविक चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए मेरे दोस्तों, बढ़ा दी जाए तो ये 1 घंटे का समय कम लेता है। तो इसकी वास्तविक चाल ज्ञात करनी है आपको कि वो हवाई जहाज जो है वो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, वो किस वास्तविक चाल से चल रहा था, यानी कि जो हवाई जहाज है वो किस वास्तविक चाल से चल रहा था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों। आपको क्या फाइंड करना है, हवाई जहाज की इनिशियल स्पीड यानी कि वास्तविक चाल, हवाई जहाज की वास्तविक चाल आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम यानी कि माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल। दोस्तों आपको हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। आप मान लीजिए कि माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, आपको यही ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपने मान लिया कि हवाई जहाज की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी डिस्टेंस कवर करता है मेरे दोस्तों, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। यानी कितनी दूरी तय करता है मेरे दोस्तों, कितनी दूरी कवर करता है ये, 1200 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करता है मेरे दोस्तों, 1200 किलोमीटर। अगर वह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है मेरे दोस्तों, तो कितना समय लेता, पहले आप वो पता कर लो। सबसे पहले आप ये पता कर लो मेरे दोस्तों कि वह जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था हवाई जहाज, तो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लेगा मेरे दोस्तों। लिखेंगे 1200 किलोमीटर की दूरी, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। उस हवाई जहाज को कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों, अगर वह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, दूरी बटी चाल। समय बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 1200 किलोमीटर है, चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर कट जाएगा मेरे दोस्तों, 1200 बटे x हावर हो जाएगा। यानी अगर वह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1200 बटे x घंटे का समय वो लेता है मेरे दोस्तों। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि वह 1 घंटे का समय कम लेता है। कब जब उसकी चाल, उसकी इनिशियल स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाती है मेरे दोस्तों, बढ़ा दी जाती है। तो हम लोग लिखेंगे जब हवाई जहाज की चाल, जब हवाई जहाज की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा
100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, एक प्रश्न ने कहा है कि जब हवाई जहाज की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करती थी मेरे दोस्तों, बढ़ा दी जाती है। अब जरा देखो जरा ध्यान से, तो चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, बढ़ा दिया गया। तब कितना समय लेगा, तब वह कितना समय लेगा मेरे दोस्तों, भाई डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी 1200 किलोमीटर ही, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 100 घावर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब वह x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था तब वह 1200 बटे x घंटे का समय ले रहा था। अब भाई जब उसकी चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई, जब उसकी चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई मेरे दोस्तों, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी भाई, x तो ऑलरेडी थी ही, x प्लस 100 हो जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी हो जाएगी, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बट आपको समय फाइंड करना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है मेरे दोस्तों। दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर, चाल कितनी है, x प्लस 100 भाई। जब उसकी चाल, जब हवाई जहाज की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है मेरे दोस्तों, तब समय कितना लेगा, 1200 बटे x प्लस 100 घंटे का समय वो लेगा मेरे दोस्तों। बट कंडीशन क्या है, शर्तानुसार। लेकिन शर्तानुसार यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, कि जब उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है, तो वो पहले जितना समय ले रहा था बाद में उसका 1 घंटे कम लेता है मेरे दोस्तों। मान लीजिए पहले वो 10 घंटा ले रहा था, लेकिन जब उसकी चाल को बढ़ा दी जाती है मेरे दोस्तों, तब वह 9 ही घंटे लेता है, तब वह 9 ही घंटे लेता है मेरे दोस्तों। मान लीजिए पहले वो 10 घंटे ले रहा था, और जब उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई ना, तो वो 1 घंटे कम अर्थात 9 ही घंटे ले रहा है। ये बात मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, एग्जैक्ट उसका आंसर ये नहीं होगा। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, जब वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा देता है, जब उसकी चाल मेरे दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है, तब वह कितना समय लेता है, पहले समय से 1 घंटा कम लेता है मेरे दोस्तों। शर्तानुसार जो आपका बाद वाला समय है, यानी कि 1200 बटे x प्लस जो 100 है आपका, ये पहले वाले समय से, पहले वाला समय कितना है, 1200 बटे x है, उससे 1 घंटा कम है मेरे दोस्तों। यानी कि जो बाद वाला समय 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ जाने के बाद जो समय लगता है मेरे दोस्तों, यानी कि ये समय जो है, ये पहले वाले समय से 1 घंटा क्या है मेरे दोस्तों, कम है। एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि कोई हवाई जहाज था, वह 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे कम समय लेता है। कब, जब उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दी जाती है मेरे दोस्तों, बढ़ा दी जाती है। आपको उसकी वास्तविक चाल फाइंड करनी थी। आपने चाल x मान लिया हवाई जहाज की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्तों, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1200 किलोमीटर। तो अगर वह 1200 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर कर रहा है, तो कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों, 1200 बटे x घंटे का समय लगेगा। तो 1200 बटे x घंटे का समय लगेगा मेरे दोस्तों। जब हवाई जहाज की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है, तब कितना समय लगेगा भाई, अब चाल बढ़ा दी गई, पहले x था, बाद में 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई, तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, x प्लस 100 हो जाएगी। यानी कि समय बराबर 1200 बटे x प्लस 100 घंटे हो जाएगी मेरे दोस्तों। बट कंडीशन क्या है कि ये जो समय है ना, ये पहले वाले समय से 1 घंटा कम है मेरे दोस्तों। तो शर्तानुसार आपका यही कंडीशन बनेगा ना, कि जो समय बाद में मिलेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने के बाद जो आपको समय मिलेगा, ये पहले वाले समय से 1 घंटा क्या है मेरे दोस्तों, कम है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको वास्तविक चाल मिल जाएगी मेरे दोस्तों। कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1200 बटे x प्लस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 1200 बटे x। ओके, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1200 बटे x माइनस 1200 बटे x प्लस 100 मेरे दोस्तों। ये पूरा टर्म प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। देखिए ध्यान से, इधर 1 हो गया, लेफ्ट हैंड में 1 आपका है मेरे दोस्तों, राइट हैंड में आप देखोगे 1200 कॉमन है मेरे दोस्तों, तो 1200 कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 100 आपका बचेगा मेरे दोस्तों। ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 100 मेरे दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
1 इज इक्वल टू, ये 1200 हो गया मेरे दोस्तों, 1200 हो गया, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 100 का 1 में x प्लस 100 हो जाएगा, x का माइनस 1 में x हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 100x। भाई डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मेरे दोस्तों। आगे क्या बचेगा, ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 आपका बचा है ब्रैकेट में। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। भाई 1200 का 100 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1,20,000 हो जाएगा। आइए आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, आइए समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं। हमको क्या मिला है मेरे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1,20,000, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यानी कि x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है मेरे दोस्तों, ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरे दोस्तों। इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आप इसे आराम से हल कर सकते हो मेरे दोस्तों। चलिए आइए फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, इतना लंबा मत करिए, फैक्टराइजेशन मेथड आराम से कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a वैल्यू कितनी है, 1। फैक्टराइजेशन करने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ मेरे दोस्तों। इस 100 को ऐसे दो टर्म में तोड़िए ना, इस 100 वाले टर्म को, इस b को ऐसे दो टर्म में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए और उन्हीं दोनों को, यहाँ पे माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 100 आ जाए। आइए समझ गए होगे कि भाई इस 100 को, इस b को बीच में जो है, इस 100 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका मल्टीप्लाई आ जाए और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो घटाने पर 100 आ जाए मेरे दोस्तों। ये आपका फैक्टराइजेशन का रूल होता है, ये एक आसान तरीका, इसे आप आराम से कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो कितना आसान है देखिए, अगर हम 400 में से 300 को घटा दे मेरे दोस्तों, 400 में से 300 को क्या कर दे मेरे दोस्तों, घटा दे, तो आपका 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 0, 4 तिहाई 12 4 0। भाई मल्टीप्लाई करने पे भी 1,20,000 आ रहा है और घटाने पर 100 भी आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पर 100 भी आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 1,20,000 भी आ गया। आइए समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। ये सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे दोस्तों, 400x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 300x हो जाएगा और माइनस 1,20,000, ये आपका हो गया इज इक्वल टू 0। आइए कॉमन कर लेते हैं मेरे दोस्तों, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 400, यहाँ पे माइनस कॉमन है मेरे दोस्तों, सबसे पहले माइनस कॉमन करेंगे। ध्यान दीजिए, जहां से माइनस कॉमन करते हैं ना, वहां पे वैल्यू जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी। जब हमने माइनस कॉमन किया तो भाई दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट में, बट और कुछ कॉमन है, 300 भी कॉमन है मेरे दोस्तों, तो 300 भी कॉमन है, तो x प्लस 400 आपका ये बच गया इज इक्वल टू 0। आप फिर से देखोगे तो अगले ब्रैकेट में x प्लस 400 फिर से कॉमन हो रहा है, x प्लस 400 फिर से कॉमन हो गया, बचेगा x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। जब x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 400 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड है ना, x इज इक्वल टू माइनस 400 किलोमीटर पर आवर। और जब x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि स्पीड जो मेरे दोस्तों माइनस में नहीं लेते हैं, चाल जो है ऋणात्मक नहीं होती मेरे दोस्तों, ऋणात्मक नहीं लेते हैं, अर्थात उस हवाई जहाज की वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उस हवाई जहाज की वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। आई होप दोस्तों को पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में
जाने और वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन ने कहा है कि एक मोटर बोट है, कोई मोटर बोट है मेरे दोस्तों, इसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्तों। जब यह अंदर बोट जो है आपकी वो धारा की दिशा में पहले 30 किलोमीटर जाती है और पुनः 30 किलोमीटर वापस आती है, तो टोटल समय जो लेती है वो 4.5 घंटे, 4.5 घंटे की 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो आपको धारा की चाल बतानी है मेरे दोस्तों कि धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है मेरे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्तों, जो ज्ञात करना है ना उसको आप मान लीजिए कुछ ना कुछ। जैसे कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। ओके, माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब शांत जल में उस मोटर बोट की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। लिखेंगे दोस्तों शांत जल में मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है मेरे दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको भी हम लोग इसको लिख लेंगे मेरे दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर है। ओके, क्योंकि शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा सोचिए आप कि कोई मोटर बोट जो है वो धारा की दिशा में जा रही है। मान लीजिए धारा इधर फ्लो हो रही है और मोटर बोट जो आपकी है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ओके, अब जरा सोचिए जरा ध्यान से, अगर इस नाव की चाल कुछ हो और ये धारा भी उसी दिशा में बह रही हो, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी भाई। ये जो मोटर बोट है ना, ये थोड़ी स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तेज बहने लगेगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, तेज बहने लगेगी। अगर धारा इसी दिशा में फ्लो हो रही है, धारा इसी दिशा में बह रही है और आपका मोटर बोट भी इसी दिशा में बह रही है मेरे दोस्तों, आपकी जो नाव है मोटर बोट है वो भी इसी दिशा में जा रही है, तो चाल इसकी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, बढ़ जाएगी। चाल क्या होगी, उस धारा के साथ साथ इसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। अगर मान लीजिए नाव इधर जा रही है, मोटर बोट इधर जा रही है और धारा की दिशा मान लीजिए इधर है, धारा इधर फ्लो हो रही है और नाव मोटर बोट उधर जा रही है आपकी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेहनत करना पड़ेगा। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, कम हो जाएगी। यानी कि अगर नाव या फिर जो मोटर बोट है ये धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर ये विपरीत आएगी, धारा इधर ही है, मान लीजिए धारा इधर ही बह रही है, धारा इधर ही बह रही है और नाव जो है मोटर बोट जो है वो वापस आ रही है। अब भाई इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप अपने दिमाग से इसको सोच सकते हो, आराम से आप सोच सकते हो कि अगर भाई धारा की दिशा में नाव जाएगी, धारा की दिशा में मोटर बोट जाएगी, तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, धारा के साथ साथ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड में धारा की स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मेरे दोस्तों। बट अगर इसका उल्टा हो जाए कि स्ट्रीम जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, धारा आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मोटर बोट आपकी विपरीत दिशा में आ रही है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी स्पीड, मोटर बोट की स्पीड कम हो जाएगी। कब, अगर जो मोटर बोट है वो धारा की विपरीत दिशा में फ्लो करेगा तब मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। अगर ये कंडीशन समझ में आया है तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे दोस्तों कि मोटर बोट अगर धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, अगर मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी मेरे दोस्तों। अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। आपने माना धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्तों, तब धारा की दिशा में ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में या फिर धारा की अनुकूल दिशा में मोटर बोट की चाल
धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, मुझे बता दीजिए मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। तब धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, तब धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, 15 प्लस यक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी मेरे दोस्तों। 15 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी मेरे दोस्तों। धारा की चाल उस मोटर बोट की चाल में ऐड हो जाएगी दोस्तों। लिखेंगे तथा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, भाई एक बार जाने में अगर वो धारा की दिशा में जाएगी तो भाई उसकी चाल तो ये हो जाएगी, पुनः ये वापस भी तो आ रही है तो उसी चाल से वापस नहीं आएगी, इसकी चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, कम हो जाएगी। तथा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत बोल सकते हो, प्रतिकूल बोल सकते हो, तथा धारा की विपरीत दिशा में, तथा धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, धारा की चाल कम हो जाएगी, 15 माइनस यक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी मेरे दोस्तों। शांत जल में मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर है। अब ये मोटर बोट धारा की अनुकूल दिशा में जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, उस धारा की चाल, उस स्ट्रीम की स्पीड इस मोटर बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी मेरे दोस्तों, 15 प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी मेरे दोस्तों। जब यह मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में आती है, यानी कि जब यह मोटर बोट जाकर के वापस आती है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी कम हो जाएगी, उस धारा की स्पीड कम हो जाएगी मेरे दोस्तों की 15 माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है मेरे दोस्तों। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जाने में 30 किलोमीटर और आने में भी 30 ही किलोमीटर मेरे दोस्तों। तो लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, लगा समय कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। अगर वो धारा की दिशा में जा रही है मोटर बोट तो किस स्पीड से जा रही है, 15 प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है मेरे दोस्तों। तो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, दूरी बटी चाल। दूरी तो आपकी हो गई 30 किलोमीटर और स्पीड हो गई आपकी 15 प्लस x, यानी कितना समय आपको लगेगा मेरे दोस्तों, इतने घंटे का समय लगेगा उस मोटर बोट को, इतने घंटे का समय लगेगा। कितना, 30/15 प्लस x, क्योंकि भाई समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय मेरे दोस्तों। वहां से आप समय निकालोगे, दूरी बटे चाल आ जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर वह मोटर बोट धारा की दिशा में जा रही है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है मेरे दोस्तों, तो कितना समय लेगी, 30/15 प्लस x आवर का समय लेगी मेरे दोस्तों धारा की दिशा में जाने में। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब चूंकि जा भी रही है और आ भी रही है तो लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि वापस आने में, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि वापस आने में, वापस भी तो इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय मेरे दोस्तों। जाने में लगा समय 30/15 प्लस x और वापस आने में लगा समय 30/15 माइनस x घंटे का समय लगेगा मेरे दोस्तों। जाने में 30/15 प्लस x घंटे और आने में 30/15 माइनस x घंटे। क्यों, क्योंकि भाई विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 15 माइनस x है, अनुकूल दिशा में चाल कितनी है, 15 प्लस x है। तो उस हिसाब से आपका पुट हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि धारा की दिशा में जाने में, उस मोटर बोट को धारा की दिशा में जाने में लगा समय 30/15 प्लस x, वापस आने में, विपरीत दिशा में आने में 30/15 माइनस x घंटे का समय लगेगा। बट प्रश्नानुसार क्या है मेरे दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या है मेरे दोस्तों,
कि जाने तथा आने में कुल 4.5 घंटे लगते हैं। कुल कितने घंटे का समय लगता है मेरे दोस्तों? 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि जाने में 30/15 प्लस यक्स, भाई ये समय ही तो है। जाने में लगा समय 30/15 प्लस यक्स, आने में 30/15 माइनस यक्स। ये जो टोटल समय है ना मेरे दोस्तों, कुल समय है ना, ये 4.5 घंटे के बराबर है। कितने घंटे के बराबर है मेरे दोस्तों? 4.5 घंटे, अर्थात 4 घंटे 30 मिनट के बराबर है। भाई इसने क्वेश्चन साफ साफ कहा है कि धारा की दिशा में जाने में तथा आने में उस मोटर बोट को 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि 30/15 प्लस यक्स प्लस 13/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 कंप्लीट 1/2, यानी कि 4.5 घंटे के बराबर है मेरे दोस्तों। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 कॉमन है मेरे दोस्तों, 30 कॉमन है, बचेगा 1/15 प्लस यक्स प्लस 1/15 माइनस यक्स इज इक्वल टू 2 4 जा 8 1 9/2 कमिंग अपॉन 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 9/2 इंटू 30 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स का 1 में करेंगे 15 माइनस यक्स हो जाएगा, 15 प्लस यक्स का 1 में करेंगे 15 प्लस यक्स हो जाएगा मेरे दोस्तों। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, देखिए ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, बी स्क्वायर यानी कि यक्स स्क्वायर मेरे दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे दोस्तों। ये देखिए ऊपर यक्स से यक्स कट जाएगा, प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा मेरे दोस्तों, 0 हो जाएगा। 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो जाएगा। 15 और 15 30 हो गया मेरे दोस्तों। अपॉन में 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/60 हो गया मेरे दोस्तों। 9/60, 30/225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/60 मेरे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए मेरे दोस्तों। 60 का 30 में 1800 हो जाएगा, 60 का 30 में 1800 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इधर करेंगे तो 225 पर 9 में होगा मेरे दोस्तों, 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 4 22 कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20, यानी कि 2025, 225 पर 9 में करेंगे मेरे दोस्तों तो 2025 आपको मिल जाएगा। और 9 का यक्स में करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 माइनस 1800। तो आगे क्या होगा? 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 225 बटे भाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 ही तो बचेगा। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 225/9 डिवाइड कर दीजिए, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, यानी कि 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि x इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब स्पीड निगेटिव तो होती नहीं है मेरे दोस्तों, यानी कि x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की चाल मेरे दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटे है मेरे दोस्तों। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। आई होप दोस्तों को पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, एक ऊंटों के झुंड में से 1/4 जंगल में देखी गए। झुंड के वर्गमूल के 2 गुने पहाड़ी पर जा चुके हैं और 15 ऊंट नदी के किनारे पर थे। ऊंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि कोई ऊंटों का एक झुंड है मेरे दोस्तों, जिसमें से 1/4 ऊंट जो है वो जंगल में देखे गए मेरे दोस्तों। जिसमें से ऊंटों के झुंड में से 1/4 ऊंट तो जंगल में देखे गए तथा झुंड के वर्गमूल के 2 गुने पहाड़ी पर चले गए। पूरे झुंड के वर्गमूल के 2 गुने
पहाड़ी पर चले गए मेरे दोस्तों, और 15 ऊंट नदी के किनारे पर थे। उस झुंड में कुल ऊंट कितने हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है कि भाई ऊंटों का एक कोई झुंड है, ऊंटों का कोई एक झुंड है मेरे दोस्तों, जिसमें से मेरे दोस्तों एक चौथाई यानी कि पूरे झुंड का एक चौथाई ऊंट, पूरे झुंड के एक चौथाई ऊंट मेरे दोस्तों क्या कर रहे हैं, जंगल में देखे गए। पूरे झुंड के एक चौथाई ऊंट जंगल में देखे गए मेरे दोस्तों, और पूरे झुंड के वर्गमूल के 2 गुने पहाड़ी पर चले गए, और 15 ऊंट जो है वो नदी के किनारे पर थे। आपको बताना है कि जो वो झुंड था ना ऊंटों का, उसमें कितने ऊंट थे मेरे दोस्तों। आई होप आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, ऊंटों की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप मान लीजिए, जिसको ज्ञात करना है उसे आप मान लीजिए। माना कुल ऊंटों की संख्या, माना कुल ऊंटों की संख्या, माना कुल ऊंटों की संख्या यक्ष है भाई। ओके, माना कुल ऊंटों की संख्या यक्ष है। अब प्रश्नानुसार मेरे दोस्तों, प्रश्नानुसार कितने ऊंट जंगल में देखे गए, एक चौथाई। पूरे झुंड में जितने ऊंट है ना मेरे दोस्तों, कुल ऊंटों के एक चौथाई भाग जंगल में देखे गए। प्रश्नानुसार जंगल में देखे गए ऊंट, यानी कि कितने ऊंट जंगल में देखे गए मेरे दोस्तों, कुल ऊंटों की संख्या के एक चौथाई भाग जंगल में देखे गए ऊंटों की संख्या, जंगल में देखे गए ऊंटों की संख्या मेरे दोस्तों कितनी है भाई, कुल ऊंट कितने हैं यक्ष, तो इनका एक चौथाई यक्ष बटे 4 ही ना होगा, कितना होगा, कुल ऊंट यक्ष हैं, इनका एक चौथाई यक्ष बटे 4 ही तो होगा, यानी कि यक्ष बटे 4 ऊंट जो है मेरे दोस्तों ये जंगल में देखे गए। फिर आगे क्या कहा है कि झुंड के वर्गमूल के 2 गुने पहाड़ी पर जा चुके हैं। तो लिखेंगे मेरे दोस्तों पहाड़ी पर जा चुके ऊंटों की संख्या, पहाड़ी पर जा चुके ऊंटों की संख्या, पहाड़ी पर जा चुके ऊंटों की संख्या, कितने ऊंट पहाड़ी पर जा चुके हैं मेरे दोस्तों, कुल संख्या के वर्गमूल के 2 गुने। तो कुल संख्या यक्ष है भाई, वर्गमूल अंडर रूट यक्ष, इनका 2 गुना भाई 2 रूट यक्ष, यानी कि इतने ऊंट मेरे दोस्तों 2 रूट यक्ष गए हैं पहाड़ी पर। फिर आगे क्या कहा है कि 15 ऊंट नदी के किनारे हैं। लिखेंगे मेरे दोस्तों नदी के किनारे ऊंटों की संख्या, नदी के किनारे ऊंटों की संख्या, कितने ऊंट नदी के किनारे हैं मेरे दोस्तों, 15 ऊंट। कितने ऊंट, 15 ऊंट। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। एक बार क्वेश्चन फिर समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा था मेरे दोस्तों कि ऊंटों का एक झुंड है जिसमें से कुल ऊंटों का एक चौथाई भाग जो है, कुल ऊंटों के एक चौथाई भाग ऊंट जो है मेरे दोस्तों वो जंगल में देखे गए हैं, और कुल झुंड में जितने ऊंट है ना उनका वर्गमूल का 2 गुना, यानी कि झुंड के वर्गमूल के 2 गुने ऊंट जो है मेरे दोस्तों वो पहाड़ी पर जा चुके हैं, और 15 ऊंट जो है वो नदी के किनारे है मेरे दोस्तों। जंगल में देखे गए ऊंटों की संख्या यक्ष बटे 4, क्योंकि हमने कुल ऊंटों की संख्या यक्ष मानी है मेरे दोस्तों। जंगल में देखे गए ऊंटों की संख्या यक्ष बटे 4, लेकिन पहाड़ी पर जा चुके ऊंटों की संख्या 2 अंडर रूट यक्ष हो जाएगी मेरे दोस्तों। नदी के किनारे ऊंटों की संख्या ऑलरेडी 15 है। आगे बढ़ लेंगे, कुल ऊंट कितने मेरे दोस्तों यक्ष, तो ये जो पूरा होगा ये टोटल ऊंट यक्ष के बराबर ही तो होंगे, जो यक्ष बटे 4 है, 2 रूट यक्ष है, ये 15 है, यानी कि जो ऊंट जंगल में देखे गए, जो ऊंट पहाड़ी पर गए और जो ऊंट नदी के किनारे है, टोटल कितना होगा, इस यक्ष के बराबर ही तो होगा मेरे दोस्तों। यानी कि शर्तानुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कुल ऊंट कितने हैं यक्ष हैं भाई, कुल ऊंटों की संख्या यक्ष ही तो है। अब कितने ऊंट गए हैं, कितने ऊंट जंगल में देखे गए, यक्ष बटे 4, पहाड़ी पर कितने गए 2 रूट यक्ष, कितने नदी के किनारे हैं 15, तो इन सबका योग भाई जितने योग इन सबका योग क्या होगा, कुल ऊंटों की संख्या के बराबर होगा।
जो पहाड़ी पर गए, जो नदी के किनारे थे, जो जंगल में थे, इन सबका योग बराबर होगा मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी आपका हो इन सबको उधर ले जाएंगे तो इन सबको राइट हैंड में ले जाएंगे तो इधर आपका बच जाएगा लेफ्ट हैंड में 0, उधर हो जाएगा x माइनस x अपॉन 4 माइनस 2 रूट x माइनस 15 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनके नीचे 1 है, जिनके नीचे कोई नहीं उनके नीचे क्या होता है मेरे दोस्तों 1 होता है। जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता ना उनके डिनोमिनेटर में 1 होता है मेरे दोस्तों। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों 4 आएगा। तो इनमें 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x, इसमें 1 का तो केवल x, इसमें भी 4 का तो 8 रूट x हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें भी 4 का तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। यानी बन जाएगा 4x माइनस x माइनस 8 रूट x माइनस 60। ये मंडी डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में 4 0 0, यानी आपका बचेगा मेरे दोस्तों 4 माइनस 1 यानी कि 3x। भाई 4x में से x जाएगा 3 बचेगा ना, 3x माइनस 8 रूट x और माइनस का 60, ये आपका बचेगा राइट इक्वेशन, यानी कि 3x माइनस 8 रूट x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 3x माइनस 8 रूट x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन बना है, इसको आपको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे माना रूट x इज इक्वल टू a, मान लेंगे मेरे दोस्तों रूट x इज इक्वल टू a, तो जो x है ना ये रूट x का स्क्वायर ही तो लिखा है। ये x क्या है मेरे दोस्तों रूट x का स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 3a स्क्वायर। भाई ध्यान दीजिएगा, रूट x इंटू रूट x क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स ही तो होता है मेरे दोस्तों। तो इसको हम क्या कर सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब इसको रूट एक्स को हम क्या माने हैं a माने हैं, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे हम a स्क्वायर रख सकते हैं मेरे दोस्तों। एक्स की जगह पे a स्क्वायर रख सकते हैं, एक्स से हमने क्या रख दिया a स्क्वायर रख दिया मेरे दोस्तों। ये आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू a हो जाएगा। भाई ये अंडर रूट को a माने हम माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरे दोस्तों, द्विघात समीकरण बन गया। आप इसे आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर सकते हो। कैसे फैक्टर करना है, इसी बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, और यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे ऐड होता तो जोड़ करके 8 लाना होता है, और माइनस है इसलिए घटा करके लाना है। तो 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, इस 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने में मेरे दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, यानी कि 180 आ जाए और घटाने पर 8 आ जाए। कहते हैं 3a स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 ब्रैकेट में 18 माइनस 10 इंटू a माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, 18 में से 10 जाएगा 8 हो जाएगा, और 18 10 जा 180 भी हो रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि 8 को किन दो पार्ट में तोड़ेंगे 18 माइनस 10 में तोड़ेंगे मेरे दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं, 3a स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18a माइनस माइनस प्लस 10a माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आइए कॉमन कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 3a कॉमन है, अंदर बचेगा a माइनस 6, यहाँ पे 10 कॉमन है मेरे दोस्तों, अंदर बचेगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, आगे 3a कॉमन था, a माइनस 6 बच गया, 10 कॉमन था, a माइनस 6 बच गया, फिर से आपका a माइनस 6 कॉमन हो रहा है मेरे दोस्तों, a माइनस 6 एक ब्रैकेट में और 3a प्लस 10 अगले ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, जब a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और जब 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू माइनस का 10/3, तो ऊँटों की संख्या भाई तो माइनस में तो होगी नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू कितना लेंगे 6, a इज इक्वल टू कितना लेंगे मेरे दोस्तों 6। लेकिन आपको ऊँटों की संख्या याद करनी है, आपने ऊँटों की संख्या x मानी है मेरे दोस्तों। ये a क्या है, जो आपने रूट x बराबर a माना था, यानी कि रूट x बराबर कितना आ गया 6 आ गया मेरे दोस्तों। ये रूट उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, यानी कुल ऊँटों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों 36 है। उस झुंड में ऊँटों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों 36 है, यानी कुल ऊँट कितने हैं मेरे दोस्तों 36 ऊँट है मेरे दोस्तों, 36 ऊँट है। अगर हमसे ये पूछ ले कि कितने ऊँट जंगल में देखे गए मेरे दोस्तों, तो x/4 यानी कि 36/4 यानी कि 9 ऊँट।
कितने ऊंट मेरे दोस्तों? 9 ऊंट जंगल में देखे गए। कितने ऊंट पहाड़ पर जा चुके हैं? 36 का अंडर रूट 6, 6 दूनी 12, 12 ऊंट मेरे दोस्तों कहां चले गए? पहाड़ी पर चले गए। और 15 ऊंट आपके नदी पर स्थित है मेरे दोस्तों। कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 12 और 9 कितना हो गया? 21, 21 15 36 मेरे दोस्तों। कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? 36 है। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए मेरे दोस्तों।